नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 2022 का ये पेपर रहेगा। आपका ऑनलाइन शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बाल्य अवस्था से क्या अभिप्राय है। यानी आपकी जो बाल्य अवस्था होती है वह क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। यह एक सामाजिक संरचना है कि जो आपकी बाल विकास होती है ये एक समाज से रिलेटेड आपकी एक संरचना होती है। तो ये कथन तो आपका सही है। यह एक शारीरिक संरचना है। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला एक चरण है। यानी बच्चा जन्म से लेकर विद्यालय तक जाता है तो ये क्या है, आपका बाल्यावस्था कहलाया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा आपका। यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। सिर्फ जहाँ पे भी आ जाएगा केवल सिर्फ आपका गलत हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाल्य अवस्था से अभिप्राय है कि यह क्या है, एक आपकी जो होती है एक सामाजिक संरचना होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। कि जो आपकी रचनावादी एक कक्षा होती है उसमें बच्चे जो होते हैं क्या भूमिका निभाते हैं, कैसे होता है। ऑप्शन देखते हैं अब हम। ब्लैंक स्लेट, जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अपने अनुभवों से आकर लेता है। ठीक है, कि बच्चा क्या होता है, कोरी स्लेट की तरह होता है। तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा आपका। एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक। यानी एक आपका समस्या समाधान करता है जो आपका टीचर है, और एक क्या है, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के तौर पर आपका काम करेगा बच्चा। एक सामाजिक प्रणाली जो निष्क्रिय अभिग्राही है, निष्क्रिय आपका गलत हो जाएगा। एक जैविक प्रणाली है जो ऊंचे श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि एक समस्या समाधान करता है और एक वैज्ञानिक अन्वेषक होता है आपका, जो एक रचनावादी कक्षा होती है। ऑप्शन दूसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। यानी बच्चा जो है वह क्या है, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। तो अमूर्त चिंतन जो होता है यहाँ पे आपको जो है चौथी अवस्था होती है। पहला है आपका जो होती है आपकी ज्ञानेंद्रिय यानी संवेदी गामक अवस्था, यहाँ पे गामक हो जाएगा ये, जो कि जन्म से लेकर 2 अवस्था तक होती है। दूसरी अवस्था कहलाती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था कहलाती है आपकी मूर्त अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अंतिम अवस्था जो कि चौथी अवस्था होती है वो होती है आपकी अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष और उससे ऊपर की अवस्था होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो कह रहा है कि अमूर्त प्रस्ताव, यानी बच्चा जो है अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। तो ये हो जाएगा आपकी लास्ट चरण जो होता है, अंतिम चरण जो होता है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है 11 वर्ष से ऊपर का होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे। ठीक है, अनीता जो है उसे क्या है, केक बनाना है, और उसने क्या है यूट्यूब में कोई वीडियो देखी और फिर उसने क्या है केक बना लिया। तो इस जो आपका अधिगम जो होता है इसे हम क्या बोलेंगे, शास्त्रीय अनुकूलन, अवलोकन अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, या फिर क्रिया प्रसूत अनुकूलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि
जो आपकी अनिता है वह क्या है, अवलोकन कर रही है, यानी कॉपी कर रही है, किसी को देख करके खुद उसको अपनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, अवलोकन करना कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। ठीक है, 20 भूरे और 2 सफ़ेद मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है तुम्हारे पास सफ़ेद लकड़ी के कितने मनके हैं या भूरे रंग के कितने मनके हैं। फिर उससे हमने प्रश्न पूछा कि सफ़ेद कितने मनके हैं तुम्हारे पास और जो होता है भूरे कितने मनके हैं। तो बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक है, यानी उसे पता लग गया है कि जो उसके पास भूरे रंग के हैं जो मनके हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी जहाँ पे बच्चा जो है उसे जो है नंबर पता लग रहा है कि मेरे पास कितना सामान है कितना नहीं है। तो ये हो जाएगी आपकी जो होती है दूसरी अवस्था, जो आपकी पूर्व संक्रात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। लेव वाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है। आपका पूछा गया है किसके अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार, कि विद्यार्थियों को सूचना हस्तांतरण करना और सटीक पुनरावृत्ति पर बल देना। यहाँ पे लिखा गया है कि पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन पर बल देना। तो पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला देते हैं कि बच्चों के चिंतन को पाठ प्रदान करना, बिल्कुल सही, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पे भी आएगा पहाड़, पहाड़ क्या होता है, एक ऐसी मदद होती है जो हम बच्चे को देते हैं और वह अपना कार्य पूरा कर लेता है। और ये मदद कोई भी दे सकता है, चाहे उसके पेरेंट्स हो या फिर उसके टीचर्स हो या फिर जो है होता है उसके दोस्त भी इस मदद को प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। इनाम और सज़ा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना, इनाम सज़ा जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। इनाम देना भी आपका गलत होता है और सज़ा देना तो आपका गलत ही होता है। तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। बच्चों के स्मरण कौशल को बढ़ावा देना, नहीं, स्मरण कौशल से आपका वाइगोस्की रिलेटेड नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों के चिंतन को पहाड़ प्रदान करना, यानी एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करना हम बच्चे को। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है। परिपक्वता, पुनर्बलन, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो आपने कई बार पेपर देखा होगा कि जहाँ पे भी आपका वाइगोस्की आएगा वहाँ पे आप समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व देंगे। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, एक किशोर तर्क देता है यदि हेंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह सब कुछ नहीं करता जो उसने किया, तो वह जीवन के मूल्य से कहीं अधिक मूल्य चुका रहा होता। उसकी प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है। यानी यहाँ पे जो है एक बच्चा, आपने हेंज की दुविधा क्या है आपका, जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने आपको बताया कि एक हेंज नाम का एक उन्होंने एक कैरेक्टर बताया कि हेंज के पास ऐसी दुविधा आई कि उसकी जो वाइफ है उसको क्या हो जाएगी, उसको क्या है बीमार हो गई थी और उसे जो दवाई की ज़रूरत थी वो किसी केमिस्ट के पास थी और केमिस्ट उससे क्या है दुगने रेट में उस दवाई को मांग रहा था, मतलब ठीक है। हेंज ने उससे रिक्वेस्ट करी कि वह क्या है उस दवाई को दे दे, लेकिन केमिस्ट ने नहीं दी, तो इसलिए हेंज को वो दवाई चुरानी पड़ी। तो यहाँ पे वह कह रहा है कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह सब कुछ नहीं करता जो उसने किया, तो वह जीवन के मूल्य को, मतलब उसने जो नियम तोड़े वह सही किए। जो यहाँ पे किशोर है, जो बच्चा है, वह कह रहा है कि हेंज ने जो दवाई चुराई वह उसने सही चुराई। तो ये कौन सा आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का किस नैतिक सिद्धांत के चरण में आएगा। सामाजिक व्यवस्था अनुसरण अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास,
अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यानी हम क्या है, अब अगर किसी का भला हो रहा है तो हम क्या है उस नियम को तोड़ सकते हैं। ये आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास कहता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं, यह क्या दर्शाता है? ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि प्रगतिशील कक्षा होती है, वहाँ पे छुट्टियां जो होती हैं और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पर पड़ते हैं और साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन ही रहते हैं, मतलब अवकाश भी उसी दिन रहते हैं। यानी वह क्या है, पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं हैं। नहीं, पिछड़ी नहीं है, गलत हो जाएगा। विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन है, बिल्कुल सही। घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असतता, नहीं, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यालय अवस्था में लचीलापन है। अगला प्रश्न आपका, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहते हैं आप? कि मतलब खुद के बारे में आप जब जागरूक रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं आपका अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बच्चे जेंडर भूमिका कैसे सीखते हैं, विकास के मनोलैंगिक चरण, बड़े समाज में विषमता, परतंत्रता, बच्चों का विपरीत लिंग के अभिभावकों के प्रति आकर्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत आपको बताता है कि बच्चे जो होते हैं कैसी जेंडर भूमिका आपका निभाएंगे अपनी समाज में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम। अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कि वह क्या है, बच्चा अपनी पीढ़ी का पहला ऐसा विद्यार्थी है, मतलब ऐसा मेंबर है जो कि अपना स्कूल पहली बार जा रहा है पूरी फैमिली में। तो विद्यार्थी को शिक्षकों के वैतनिक निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए। यानी निजी शिक्षण यानी उसको ट्यूशन लेना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। उसे बारंबार विद्यालय अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेजा जाना चाहिए। यानी आप क्या है उस बच्चे को क्या है घर भेज दोगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल, आप क्या है उसे क्या है उसकी सामाजिक सांस्कृतिक उसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे कि सपोज बच्चे के माँ बाप नहीं पढ़े हैं और बच्चा जो है वह पहली बार अपनी पीढ़ी में स्कूल आ रहा है, तो आप उसे क्या है हतोत्साहित नहीं करोगे, बल्कि आप क्या करोगे उसके लिए क्या है एक क्रियाकलाप तैयार करोगे। बिल्कुल सही, ये आपका सही है। उसे एक विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के लिए भेजना चाहिए, यानी आप उसे क्या है अलग विद्यालय में भेजने के लिए छोड़ देंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो आपका NEP 2020 में लॉन्च हुआ था, नई शिक्षा नीति जो थी, तो वह क्या कहती है कि NEP जो होता है योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। योगात्मक आकलन गलत हो जाएगा, बिल्कुल। योगात्मक आकलन ऐसा आकलन होता है जो हम क्या है आपका जो है
साल के लास्ट में जो आपका परीक्षण लेते हैं, आपका जो आकलन लेते हैं बच्चों का, तो उससे हम बोलते हैं आपका योगात्मक आकलन। तो ऐसा नहीं है, हमें बच्चों का आकलन जो है लगातार लेना चाहिए, यानी हर हफ्ते में, महीने में आपका बच्चों का आकलन होना चाहिए। ये आपका एनईपी 2020 कहता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एनईपी 2020 मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है। मानक परीक्षा जहाँ पे भी आ जाएगा आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। एनईपी 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियां जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया आपका, एवं जो आपका भूमि निर्वाह को सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल सही, विद्यार्थी का क्या है, समग्र आपका जो होना चाहिए आकलन होना चाहिए, ये आपका एनईपी 2020 कहती है। चौथा कह रहा है कि एनईपी 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों के ऐसे प्रगति पत्र बनाएं जिनमें उनकी अन्य विद्यार्थियों से तुलना की हो। तुलना करना आपका गलत हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन थर्ड, कि एनईपी 2020 कहती है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनका आपको समग्र जो होता है आकलन करना चाहिए, यानी होलिस्टिक जो इवैल्यूएशन होना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए आपको बच्चों का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना विवेकात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। तो ब्लैक बोर्ड से शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करना, यानी आप क्या है, शिक्षक ने जो लिखा ब्लैक बोर्ड पे आप उसे क्या है कॉपी कर रहे हो, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, नकल करना गलत होता है। मस्तिष्क उद्दीलन करना, यानी आप क्या है ऐसे प्रश्न कर रहे हो जिसमें आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। पाठ्य पुस्तक से गद्यांशों को कई बार लिखना, फिर से आपका गलत हो जाएगा। परोक्ष प्रत्यक्ष निर्देश देना, ये भी गलत हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सेकंड, कि मस्तिष्क उल्लेलन करना आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी बच्चा जिसमें तर्क कर सकता है, सोच सकता है, खुद की सोच लगाए, वह आपका जो है विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नहीं होता है, आपसे पूछा गया है, यानी आपको क्या है गलत ढूंढना है, जहां पे भी आपका नहीं आ जाएगा आपको गलत ढूंढना है। परिशुद्धि की इच्छा, जानकारी का धीमा अवशोषण, विषय वस्तु की तीव्र समझ, या फिर तीक्ष्ण उत्सुकता। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होना चाहिए, तो धीमा अवशोषण जो होता है, यानी बच्चा क्या है धीमी गति से सोच रहा है, तो ये एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की जो है काबिलियत नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका, दिव्यांगजनक अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है। पृथकीकरण बचने का, नामीकरण करना, समावेशन करना, या फिर एकीकरण करना। तो पृथकीकरण यानी अलग करना, नामीकरण नहीं, एकीकरण नहीं, समावेशन करना, यानी हर बच्चा आपकी जो है, चाहे बच्चा दिव्यांग हो, उसे भी क्या है आपका नॉर्मल कक्षा में पढ़ने का अधिकार है, ये आपका कहता है समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, यानी तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका फिर से आपका समावेशी शिक्षा पे प्रश्न आ गया कि समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें, यहाँ हो जाएगा डैश शामिल करने के लिए डैश को संशोधित करना चाहिए। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक और की कि समावेशी शिक्षा यह प्रतापित करती है कि हमें डैश शामिल करने के लिए डैश को संशोधित करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ता को, समाज को, तंत्र प्रणाली को, या फिर विद्यालय पाठ्य चर्चा। तो यहाँ पे विद्यालय पाठ्य चर्चा गलत हो जाएगा, तंत्र प्रणाली भी आपका गलत हो जाएगा, समाज भी नहीं है, कि समावेशी शिक्षा यह प्रतापित करती है कि हमें जो है अधिगमकर्ता जो पढ़ रहा है उसे शामिल करना है, और फिर क्या है जो हमारी तंत्र प्रणाली चल रही है उसमें हमको संशोधन करना है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम,
वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करना, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करना और संख्या संप्रदायों का उनके सांकेतिक रूप में संबंध स्थापित करने में कठिनाई क्या कहलाई जाती है। यानी बच्चे को क्या है, संख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, नंबर से रिलेटेड उसको क्या है प्रॉब्लम हो रही है, तुलना करने में उसको सपोज क्या है हमने 6 लिखा तो बच्चा इसको क्या है 9 पढ़ लेता है, तो उसको क्या है संख्या पढ़ने में क्या है उसे दिक्कत हो रही है। ठीक है, उत्साह वैकल्य, गुणज वैकल्य, वाचन वैकल्य या फिर गति सामान्य वैकल्य, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणज वैकल्य। ये आपका थोड़ा मिस्टेक और की, इसे हम लिख देता हूँ गुणज वैकल्य। सपोज क्या है गुणज वैकल्य, तो आपका जो है ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। गुणज वैकल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसकैलकुलिया, ये भी आपको याद रखना है जब बच्चे को क्या है गणित में दिक्कत होती है। अगला 20वां प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है, यानी उनको परेशानी डाल सकता है। तो लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए उन बच्चों के लिए, बिल्कुल सही। अगम्य संरचना होनी चाहिए उन बच्चों के लिए, अगम्य क्या है संरचना होनी चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। सहानुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति, यानी उनको थोड़ा हमको क्या है सहानुभूति करनी चाहिए, बिल्कुल सही। और उनका व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, मतलब हर टाइम का व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो एक ही बचता है अगम्य संरचना आपका क्या है गलत है, और हमें पूछा गया है बाधा डालेगा, यानी हमें गलत ही ढूंढना था। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि, देख लेते हैं, कि वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर जो है अहम है, एक व्यक्ति के तौर पर समादृत है, जिसे हम अहम बोलते हैं। उन्हें केवल केवल आपका गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको कट गया, सिर्फ आपका गलत होता है। तीसरा ऑप्शन भी आपका कट गया और सिर्फ आपका ये गलत हो गया। तो ऐसे कीवर्ड से भी आप जो है ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हो। आपने पूरा जो है क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपने केवल और केवल देखा कि जहाँ पे भी केवल आएगा, सिर्फ आएगा, ही आएगा, ये आपके गलत हो जाते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका फर्स्ट ऑप्शन, बिना ऑप्शन पढ़े भी आप ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हो। तो चलिए अगला देखते हैं। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालता है। जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होता है, सपोज जो घर से कुछ अपना ज्ञान लेकर के आया है, तो वो क्या है बाधा डालेगा, गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाता है, बिल्कुल सही। अप्रासंगिक है आपका गलत। शिक्षण प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाता है, यानी कम भूमिका निभाता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं अब हम। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, कि अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय, यानी बच्चे जो हैं वो सक्रिय रूप से अपनी कक्षा में बैठें। तो ऐसे आप शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए, यानी आप उनसे क्या है क्वेश्चनिंग करोगे। बच्चे को जितना से ज़्यादा आप प्रश्न पूछोगे तो उससे क्या है वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये सही है आपका। प्रत्येक स्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देना। पुनरावृत्ति यानी आप रिपीटेशन, सब जैसे आप देखते होगे जैसे हम लोग पढ़ते थे, तो हम क्या है जब हमारे टीचर्स क्या कैसे पढ़ाते थे आपको कि एक ही पोएम को क्या है दोहराओ, तो दोहराना आपका गलत हो जाता है, रिपीटेशन पुनरावृत्ति गलत माना जाता है आपका। प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका इस्तेमाल करना, यानी प्रत्यक्ष यानी आप डायरेक्ट सीधे उसे क्या है निर्देश दोगे, निर्देश देना बच्चे को गलत हो जाता है, और वो भी प्रत्यक्ष। बारंबार पुरस्कार और सजा देनी चाहिए। पुरस्कार सजा मैंने बोला आपका गलत होता है, पुरस्कार भी देना भी आपका गलत होता है, और सजा देना तो आपका गलत ही होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना, जिससे कि बच्चा क्या है सक्रिय भूमिका निभा सके अपनी कक्षा में। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन और कारण का ये प्रश्न है कि एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजना
और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी एक शिक्षिका जो है वह क्या है, संरचना वाद को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को क्या बोलती है कि बच्चों की खोज पर ज़्यादा बल देती है और पाठ्य पुस्तक से क्या है बाहर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही आपका जो है अभिकथन, आपका यहाँ पे अभिकथन सही हो जाएगा। कारण कह रहा है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग में अधिगम की संरचना करते हैं। बिल्कुल सही, जो अधिगमकर्ता होता है वह एक सक्रिय भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों में डैश का विकास करने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक और का है कि वास्तविक जीवन से आप जो है समस्या को जोड़ रहे हो तो विद्यार्थियों का किस हिसाब से आपका विकास करेगा। ये समालोचनात्मक चिंतन बच्चों में बढ़ेगी, अधीनता होगी, आत्म केंद्रिता होगी या फिर भ्रांतियां पैदा होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन आपका बढ़ावा देगा जब आप बच्चों को क्या है वास्तविक जीवन से जोड़ोगे। जैसे कि आपका ईवीएस में भी कहा जाता है कि बच्चों को आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप पे ले जाओ, यानी उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ो। ठीक है, जिससे कि बच्चा क्या है अपना चिंतन कर पाए, अपना वास्तविक जीवन से उन चीज़ों को जोड़ पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। 26वां प्रश्न है कि समस्या समाधान में से निम्न में से कौन सा अवरोधक है। साधन लक्ष्य विश्लेषण, प्रकार्यात्मक आबद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति या फिर स्वानुभविक। समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा एक अवरोधक का काम करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही रहेगा, प्रकारात्मक अबाध्यता आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 27 आपका, क्वेश्चन 27 आपका, एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियां के प्रयुक्त के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है। यानी विद्यार्थी ने त्रुटि कर दी है तो आप क्या करोगे, सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर बताना। आप क्या है सपोज बच्चे ने अपने बच्चे के क्वेश्चन दिया और बच्चे ने उसे सॉल्व नहीं किया तो आप सीधे उसे उत्तर बता दोगे, गलत हो जाएगा। बिना किसी टिप्पणी के अंक कम कर देना, यानी कुछ ना बोल करके उसके नंबर का घटा देना, गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना, बिल्कुल सही। आप बच्चे को बोलो कि कहाँ पे गलती है, क्यों बच्चे ने क्यों गलती करी, उसको बच्चा सुधार, आप उससे बोलोगे कि आप अपने क्या है गलती का पता लगाओ। ठीक है, और चिंतन करने के लिए कहना। विद्यार्थियों को दूसरे के समक्ष तिरस्कृत करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन सेकंड कि विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं हम। फिर से आपका अभिकथन और कारण के प्रश्न है। आपके जो ऑनलाइन शिफ्ट थे उस टाइम आपके जो है अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न बहुत बार पूछे गए थे। अब तो आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होता है और एक ही दिन में होता है, लेकिन ये आपके 2022 के पेपर शिफ्ट हैं। जब हमने भी पेपर दिया था तो ये क्या है आपका ऑनलाइन शिफ्ट के आपके पेपर हैं। तो चलिए अभिकथन देखते हैं हम और उसका तर्क भी देखेंगे। अब अभिकथन कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए ज़रूरी है कि बच्चे समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जाना चाहिए। कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही। आप अध्यापक हैं तो आपको क्या है बच्चों को क्या है उन्हें प्यार भी देना है और सम्मान भी देना है। आपको उनके साथ कठोर नहीं रहना, आपको क्या है एक लचीलापन स्वभाव आपका होना चाहिए एक शिक्षक के नाते। तो अभिकथन सही है आपका। तर्क कह रहा है कि अधिगम में संवेग का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवेग बिल्कुल आपके इमोशंस जो होते हैं वह एक आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभिकथन भी सही है और उसका तर्क भी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये कह रहा है यहाँ पे
निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा यानी बच्चे क्या है, अंदर से ही मोटिवेट हो रहे हैं। ऐसा क्या हो जाएगा, क्या करेंगे आप कि मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूँगा। इसमें क्या है, बच्चा अगर आप बच्चे को क्या है बोल रहे हो कि यह कार्य करेगा, तो उसे क्या है हम प्रशंसा देंगे, शाबाश बोलेंगे, बहुत बढ़िया बोलेंगे, तो इससे क्या है वो बाहर से ही अभिप्रेरणा ले रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मैं सज़ा से बचने के लिए यह कार्य करूँगा, ये भी आपका बाहर से ही अभिप्राय है कि बच्चा सज़ा से बचने के लिए कार्य कर रहा है। कि अगर आप ने उससे क्या है आपका उसको आपने भय पैदा करा है बच्चे में, तो क्या है आप यह कहोगे कि हम क्या है तुम्हें सजा देंगे अगर तुमने क्या है ये कार्य नहीं किया। तो इससे क्या हो जाएगा, वह क्या है आंतरिक अभिप्रेरणा में आता है। ये भी मैं यह कार्य इसके लिए करूँगा ताकि दूसरे लोगों ने मेरी अच्छी छवि बन सके। इसमें भी क्या है बाहरी अभिप्रेरणा हो रही है कि अच्छी छवि बनाने के लिए बच्चा कार्य कर रहा है, ताकि उसकी जो है समाज में वाहवाही हो, इसलिए वो उस कार्य को कर रहा है। तो इसमें भी बच्चा जो है बाहर से ही अभिप्रेरणा है। मैं यह कार्य करूँगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। तो इससे क्या है बच्चा अंदर से ही मोटिवेट हो रखा है, अभिप्रेरणा ले रखी है कि अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको क्या अंदर खुद से ही पढ़ाई कर रहा है, तो उससे अंदर से ही मोटिवेट हो रहा है कि मैं इस कार्य को करूँगा, इस पढ़ाई को करूँगा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चा जो है वो क्या है आंतरिक अभिप्रेरणा के साथ कार्य कर रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं अब हम कि विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। तो आपकी विद्यालय में बच्चों की जो असफलता होती है उसमें कौन सा कारक आपका प्रभावित होगा? कठोर पाठ्यक्रम, यही आपका सही हो जाएगा। रचनात्मक आकलन, यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करेगा, तो कठोर पाठ्यक्रम बाधा उत्पन्न करेगा, बिल्कुल सही। रचनात्मक आकलन नहीं, संरचना शिक्षण नहीं, लचीला समय सारणी नहीं। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि बाधा पैदा करेगा, यानी हमें क्या है आपका ढूंढना था कि नेगेटिव कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है कठोर पाठ्य चर्चा जो हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कि इससे क्या है बच्चों में क्या है सफलता में बाधा पैदा होगी। आपका पाठ्यक्रम अगर कठोर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि शिक्षा को क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, तो इसी तरह आपका जो सिलेबस होना चाहिए, पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, वह भी क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, ताकि बच्चे को क्या है समझ में आ सके। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करे आपके जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट बनाए रखें, तभी मैं आपके लिए जो है ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।